वन का क, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी यफ, फोकस दूरी किससे दिखाते हैं तो यफ से, और वक्रता त्रिज्या आर में अभिष्ट संबंध है। पहला दिया आपका आर बराबर होता है, दिया यफ बटा 2, आर बराबर होता है 2f होता है, आर बराबर यफ और आर बराबर 4f दिया है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन जो है सही है। तो ध्यान दीजिए, इसमें फोकस दूरी के दुगने भाग को, फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन जो है दूसरा जो है सही होगा कि वक्रता त्रिज्या जो है किसके फोकस दूरी किसके दुगना होते हैं, तो फोकस दूरी के दुगने भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा जो है सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एक स्वस्थ मानव के नेत्र के स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी होती है। पहला दिया 0 है, अनंत है, 25 सेमी है, 25 मीटर है। तो याद रखिए, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेमी होता है। कितना होता है, 25 सेमी। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही है। यदि आपको यहाँ पर अधिकतम दूरी दिया हो तो यहाँ पर अनंत होगा, और न्यूनतम दूरी जब देता है तो क्या होता है आपका 25 सेमी होता है। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। कितने, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसमें चौथा जो ऑप्शन है वह सही है। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लघु पथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान। अब लघु पथन के समय वैद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पथन के समय वैद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें पहला ऑप्शन जो है सही होगा। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे 2 का क क्वेश्चन है, स्वच्छ आपका लिखा गया, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका उत्तर होगा नीले और बैगनी। याद रखेंगे, नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। नीला और बैगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह अन्य रंगों से सबसे क्या होता है, अधिक होने के कारण नीला और बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग क्या होता है, नीला होता है। अतः आकाश हमें नीला रंग की दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसे अपने कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता कितना है, तो आपका एक लेंस की क्षमता जो 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और यह लेंस अभिसारी है या अपसारी है, इसको बताना है। तो लेंस की क्षमता को याद रखेंगे, लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर जो है 2 डायोप्टर। P कितना लिखेंगे, 2 डायोप्टर, क्योंकि इसमें 2 डायोप्टर दिया है। F बराबर प्रश्नवाचक, F बराबर पूछा जा रहा है। तो सूत्र होता है F बराबर 100/P। यह सूत्र क्या होता है, 100/P। तो यह बराबर हो जाएगा 100/2। आप 100 को उतार देंगे, P का मान जो है 2 डायोप्टर भर देंगे, 2 से 100 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50 सेमी होगा। तो क्षमता आपका 2 डायोप्टर दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी सूत्र होता है 100/P। यह बराबर 100/2, 2 मतलब P का मान है, 2 को 100 से काट देंगे, 50 सेमी। और जब ये प्लस में है तो अभिसारी होगा, अगर माइनस में रहता तो यह आपका कौन सा होता, अपसारी होता। तो यह अभिसारी लेंस होगा। तो समझ में आ गया होगा 2 का ख क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 2 का ग क्वेश्चन है, एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए। तो एक कांच को प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के किरण को विक्षेपण को समझाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
तो जो प्रिज्म देख रहे हैं, ये प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंग कौन कौन होते हैं? पहले लाल होगा, नारंगी होगा, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी होगा। तो इसको याद करने का जो आसान नियम है, वैजानीह पीनाला, आपको याद कर लीजिएगा, वैजानीह पीनाला। ऐसे इसको याद रखेंगे तो बहुत आपको जल्दी याद हो जाएगा। वैजानी पिनाला का मतलब वै से हो जाएगा बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा और पी से पीला, ना से आपको नारंगी और ला से आपका लाल। तो इसको याद करने का आसान ट्रिक क्या है? तो वैजानी पिनाला है। तो समझ में आ गया। जब प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब 3 का क्वेश्चन जानेंगे। 5 सेमी लंबाई की, ध्यान देंगे, 5 सेमी लंबाई की एक धातु को 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु है। तो 5 सेमी लंबाई, तो इसे ओ बराबर लिखेंगे 5 सेमी। वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं और 20 सेमी फोकस दूरी है तो यह बराबर 20 सेमी लिखेंगे। और यह उत्तल लेंस है इसलिए इसे प्लस में रखा जाएगा। और यहाँ केंद्र से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है तो u बराबर -30 सेमी, माने वस्तु की दूरी जो है -30 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बराबर प्रश्नवाचक हो गया और I बराबर भी प्रश्नवाचक हो गया। सूत्र होता है लेंस का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सूत्र हो गया। अब यहाँ मान भरेंगे, 1/v उतर गया, माइनस उतर गया, u का मान -30 हो गया, माइनस इसको सूत्र में उतार देंगे, u का मान -30 हो गया बराबर 1/20 हो गया। माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/v बराबर माइनस माइनस मिल कर प्लस 1/30, प्लस 1/30 को पक्षांतर करेंगे तो 1/30 माइनस 1 आपका 30 हो जाएगा। यह 1/20 को उतार देंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा? -1 आपका 30 हो जाएगा। है इसके अंदर कैंची गुणा कर लेंगे, 30 से कनम 30, 20 से कनम 20, दोनों का नीचे गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 30 माइनस 20 बटा आपका 600 हो गया। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का गुणा किया है। 1/v बराबर 30 में से 20 गया आपका कितना आएगा? आपका 10 बटा कितना हो जाएगा? आपका 600। फिर इसके बाद इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब v ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, 600 ऊपर जाएगा, नीचे 10 जाएगा, 10 से इसको काट देंगे, आपका v बर कितना जाएगा? आपका 60 सेमी हो जाएगा। v बर कितना हो गया आपका? 60 सेमी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है कितना है आपका? 60 सेमी होगा। यह क्यों प्लस में आया? क्योंकि उत्तल जो लेंस रहता है तो उत्तल लेंस में v का मान प्लस होता है। अब अगला सूत्र होता है I/O बराबर v/u, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया। I/O बराबर v/u, I का मान हमें पूछ रहा है, I बराबर उतार देंगे और O के जगह पे 5 बराबर v की जगह पे आपको 60 रखेंगे और u का मान -30। 30 में जब 2 से आप 30 में 60 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा, तो -2 हो जाएगा। और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी आपका 10, I बराबर -10 सेमी होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब माइनस आने के लिए, माइनस जब आया तो इसका प्रतिबिंब जब बनेगा तो लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि यह माइनस में आया है, इसलिए जो प्रतिबिंब लेंस से किधर बनेगा? दूसरी ओर उल्टा बनेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 3 का आपका ख। 3 का ख क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसे अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब 3 का ख क्वेश्चन में दिया गया एक चालक का प्रतिरोध, एक चालक का जो प्रतिरोध है वह 10 ओम है। यदि इस तार की लंबाई दोगुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब एक चालक है और चालक का जो प्रतिरोध है वह आपको 10 ओम है, तो R1 बराबर लिखेंगे 10 ओम, ठीक है। और तार की लंबाई, तो तार की लंबाई L1 बराबर L लिख देंगे और L2 बराबर 2L, इसका मतलब दुगुना किया तो L2 पर क्या हो गया आपका 2L, मैंने दुगुना हो गया। और A1 मतलब आपका क्षेत्रफल को A1 लिखेंगे, पहले A1 बराबर A हो गया और यहाँ क्षेत्रफल आधा कर दिया गया तो A2 बराबर हो जाएगा आपका A बटा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है, प्रतिरोध 10 ओम दिया है, लंबाई L1 को L मान लिया है, L2 को 2L दुगुना बोला है, A1 को A मानेंगे, A2 को आधा, A बटा 2 इसको आधा बोलते हैं। R2 बराबर पूछ रहा है, यानी कि तार का प्रतिरोध क्या होगा? R2 पर प्रश्नवाचक कर देंगे। अब यहाँ प्रतिरोध का सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोध के साथ R बराबर होता है रो L बटा A।
आर बराबर क्या होता है रो यल बटा ए, और रो का क्या नाम है तो विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर यहाँ इसका सूत्र बनाएंगे दो वस्तुओं के लिए तो क्या बनेगा आपका R1 बट्टा R2 L1 बट्टा L2 है बट्टा में हो जाएगा A1 बट्टा A2। यह नियतांक है इसीलिए इसका रो 1 और रो 2 नहीं बनेगा, L1 बट्टा L2 बनेगा, A1 बट्टा A2 बनेगा। तो इसमें लिखेंगे आपका L1 बट्टा L2 बराबर A1 बट्टा A2। अब जो A2 है सबसे ऊपर भेज चला जाएगा, यह A2 L1 के पास जाएगा और यह इसके पास चला जाएगा बीच में, तब क्या हो जाएगा R1 बट्टा R2 बराबर L1 गुड़े A2 बटा L2 गुड़े A1। फिर लिखेंगे R1 का मान कितना है तो 10 है बटा आपका R2 उतर गया। L1 का मान क्या है L है, A2 का मान क्या है A बट्टा 2 है, L2 का मान क्या है तो 2L है, A1 का मान क्या है A है। तो समझ में आ रहा है इस मान को ऊपर से जो देख रहे हैं ऊपर से जो मान दिया गया है यही मान आपको क्रमशः यहाँ पे रखा गया है, और रखने के बाद से इसको काट सकते हैं, L से L कट जाएगा और A से A कट जाएगा, 2 या 2 के पास जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो सब कटने के बाद से क्या बचेगा 10 को उतार देंगे बटा आपको R2 उतर जाएगा, ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका 2 दूना 4, नीचे क्या बचेगा आपका 4 बचा। उसके बाद से 4 में 10 का गुणा करेंगे, 4 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका R2 है 10 में 4 के 10 चौको 40, R2 का कितना हो जाएगा 40 ओम। तो इसमें प्रतिरोध कितना आया तो 40 ओम होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 3 का ख का अथवा। वैद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, बहुत एमपी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। इसका सूत्र पहला विभवांतर भी तथा धारा I के पदों में बताना है, दूसरा जो है धारा I तथा प्रतिरोध R के पदों में बताना है, और तीसरा जो है विभवांतर प्रतिरोध के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा जानेंगे। इसकी परिभाषा जो है इसमें छिपा है, ध्यान से बोल देंगे, इसकी परिभाषा हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की आपको दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसको उत्तर हो जाएगा किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है वाट होता है। तो वैद्युत शक्ति बराबर सूत्र हो गया वैद्युत ऊर्जा बटा आपका समय। वैद्युत शक्ति सूत्र क्या हुआ वैद्युत ऊर्जा बटा क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। तो वैद्युत ऊर्जा को किससे दिखाएंगे तो W से दिखाएंगे, इसमें P का सूत्र बनेगा P बराबर W बट्टा आपका T हो गया। तो W किसका नाम है तो वैद्युत ऊर्जा हो जाएगा, T क्या है तो कहेंगे समय है। तो समझ में आ गया वैद्युत शक्ति की परिभाषा। अब इसके संबंध जानेंगे। पहला जो संबंध है वैद्युत शक्ति का सूत्र, पहला वन दिया विभवांतर भी तथा धारा I के पद बताना है। तो वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर विभवांतर गुणे धारा होता है। क्या होता है विभवांतर गुणे, तो पहला संबंध आगे समझ में आ गया होगा कि विभवांतर और धारा में क्या संबंध है P व V गुणे I। अब दूसरा जो संबंध क्या है धारा I तथा प्रतिरोध R में क्या संबंध है तो शक्ति P का सूत्र होता है I स्क्वायर इंटू R होता है। क्या होता है I स्क्वायर R होता है शक्ति का सूत्र I और R के पदों में। विभवांतर भी तथा प्रतिरोध R के पदों में सूत्र क्या होता है तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटा क्या होता है R होता है। तो यह शक्ति का 3 सूत्र बताया गया है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है, यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। वैद्युत मोटर जनित्र में क्या अंतर है, वैद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र आपको बताना है। तो वैद्युत मोटर बना लेंगे एक कालम और एक वैद्युत जनित्र एक कालम बना लेंगे। तो वैद्युत मोटर का क्या हो जाएगा कि लिखेंगे वैद्युत मोटर में यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिए यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर किसमें से किसमें परिवर्तित होता है तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उल्टा है, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, एक दूसरे का उल्टा। यहाँ वैद्युत है तो यहाँ यांत्रिक है। और दूसरा जो कुंडली में वैद्युतधारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में वैद्युतधारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली में जब वैद्युतधारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में एक बल युग्म कार्य करने लगता है। इसमें जो होगा जब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है।
दूसरा हो जाएगा आपका यह फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम पे कार्य करता है। यह फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम पे कार्य करता है। और यह कहेंगे फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम पे कार्य करता है। तो समझ में आ गया, ये बाएं हाथ के नियम पे और यह दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें जो जानेंगे इसका सिद्धांत क्या है। तो वैद्युत मोटर का सिद्धांत, वैद्युत मोटर जो है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वैद्युत ऊर्जा जो है, वैद्युत मोटर जो है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला जो है वैद्युत मोटर के कार्यविधि। अब वैद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है, जब बैटरी से कुंडली में वैद्युतधारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि मोटर के कार्यविधि, जब बैटरी से जब कुंडली में क्या होते हैं वैद्युतधारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली जो भुजा ए बी और सी डी बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। यह दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली जो है वामावर्त दिशा में घूमने लगती हैं। तो मोटर के कार्यविधि भी समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, 1 मीटर, अब ध्यान दीजिए, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। यदि चालक लिखा है, चालक क्षेत्र के क्या हों, लंबवत हों, चालक क्षेत्र के क्या हों, समांतर हों, चालक दिशा, अब लिखा चालक क्षेत्र के दिशा से कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है, तो इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको ये प्रश्न जो है बहुत इजी दिया गया है। 1 मीटर लंबाई, यल बराबर लिखेंगे 1 मीटर लंबाई, 1 एम्पियर की धारा, तो यहाँ जो है यह 1 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन आपका लिखा है, 2 न्यूटन प्रति एम्पियर का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र 20 से दिखाएंगे, बी बराबर लिखेंगे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बी बराबर हो गया। और एफ का क्या नाम है, तो एफ का नाम आपका है आपका बल, तो बल बराबर इसमें पूछा जा रहा है। अब सूत्र पहला जो दिया गया, चालक क्षेत्र के क्या लंबवत है, जब चालक क्षेत्र के जब लंबवत बोलेगा तो 90 अंश का प्रयोग किया जाता है। चालक क्षेत्र के लंबवत है, जब लंबवत है तो थीटा बराबर 90 अंश लिखेंगे। तो यह बराबर सूत्र हो गया, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। सूत्र किसका है, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहाँ यह बराबर आई का मान कितना है, तो आई का मान याद रखिएगा 1 है, आई का मान कितना है 1, बी का मान 2, यल का मान कितना है तो 1 है, 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2, 2 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान कितना है तो 1 होता है, तो 1 में आपका 1 में 1 का नम 2 हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान 1 होगा, 2 1 का नम 2, यह बराबर 2 न्यूटन हो जाएगा। दूसरा जो जाएगा चालक क्षेत्र के समांतर है, चालक क्षेत्र के क्या समांतर, जब समांतर कहेगा तो थीटा के जगह पे 0 अंश रखना है, क्या रखना है, थीटा के जब 0 अंश रखा जाता है तो यह बराबर सूत्र वही रहेगा, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आई का मान कितना है, तो आई का मान देख लेंगे, आई का मान आपका 1 है, 1 उतर जाएगा, बी का मान आपका 2 है, उसके बाद से आपका यल का मान 1 है, साइन आपका थीटा जब 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 शून्य 0 हो गया, तो एफ बराबर आपका 0 हो जाएगा। और तीसरा जो है चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे जो है 2 1 का नम 2 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 लिख दिए थे, यह 2 हो जाएगा, क्योंकि आई का मान 1 है, 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ 60 अंश रखेंगे तो एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है, तो आई का मान जो है 1 है, आई का मान याद रखेंगे, आई का मान 1 हो गया, बी का मान 2 है, यल का मान 1 है, साइन आपका 60 अंश है। अब यहाँ 2 1 का नाम 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 आपका 2 होने के बाद ये साइन 60 अंश का मान होता है करनी में आपका 3/2, 60 अंश का मान कितना होता है तो करनी में 3/2 है, 2 से 2 को काट देंगे, जब 2 2 कट जाएगा तो यह बराबर कितना हो गया आपका करनी में 3 न्यूटन होगा। तो समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से अपने रफ में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ये 7वां सेट पेपर, तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया CH4 C3H8,
एच आप सी आपका 4, एच आपका 10, आपका C2 या 6 आपको दिया गया है। इसमें से 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प आपका सही है। तो इसमें प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो प्रोपेन जो आता है तीसरे नंबर पे आता है, मेथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन होना चाहिए। तो इसमें 3 कार्बन किस में दिया है, C3H8 में। इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो होगा बी जो विकल्प होगा वह सही होगा, C3H8 होगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन होगा, तो C3H8 होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 5 का ख। 5 का ख क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। तो शुद्ध जल का पीएच मूल्य क्या होता है, 0, 1, 7, 14। तो शुद्ध जल का पीएच मूल्य जो होगा 7 होगा, क्योंकि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है और उदासीन में जो पीएच का मान होगा वह कितना होता है, 7 होता है। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे अब, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस ऑप्शन में से आपका जो बी ऑप्शन है आपका सही है, PbNO3 इंटू आपका यहाँ 2 दिया है। तो यह समझिए आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो जाए PB आपका NO3, याद रखें NO3 इंटू आपका 2 हो जाएगा। यह आपका जो है नहीं, यहाँ पर नोट करेंगे आपका PbNO3 इंटू 2 जो दिया है यह आपका विकल्प नंबर बी सही है। तो समझ में आ गया होगा कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देते हुए खनिज तथा आयस को आपको स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ उदाहरण दे करके बताना है कि खनिज किसे कहते हैं, आयस किसे कहते हैं। तो देखिए कितना आसान उत्तर है, खनिज प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। कितना आसान उत्तर, प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे कापर पायराइड, कापर पायराइड का सूत्र क्या होता है, तो CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 होता है। दूसरा जो होता है लोहा हेमेटाइड, इसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है। लोहा हेमेटाइड का सूत्र क्या होगा, Fe2O3। तो समझ में आ गया होगा खनिज किसे कहते हैं, प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अब यहाँ आयस्क किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर बहुत आसान है, यह हमेशा पेपर में आता है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। वह खनिज जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में अलग कर लिया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, वह खनिज जिसमें से किसी धातु को क्या करेंगे, सरलतापूर्वक कम खर्च में अलग कर लिया जाए उसे अयस्क कहते हैं। जैसे जो कापर को पैराइड, कापर को क्या कहेंगे, पैराइड से, और एल्युमिनियम को किससे होता है, बॉक्साइड से। तो ये कापर का जो अयस्क का नाम क्या होता है, तो पैराइड होता है, और एल्युमिनियम का क्या होता है, तो बॉक्साइड होता है। तो दोनों उत्तर समझ में आ गया होगा कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 6 का घ क्वेश्चन, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है और उसका जो है आपका जो रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन को लिख देंगे, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो पहला इसमें दिया है 6 का ख में, मेथेन की सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, याद रखेंगे मेथेन की सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया। इसका मतलब जो है मेथेन जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो ये लिखेंगे उत्तर, मेथेन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोमेथेन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरोमेथेन बनाता है। तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, और क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, तो Cl2 होता है। सूर्य के प्रकाश में जब गर्म करते हैं मेथेन गैस को, मेथेन गैस और क्लोरीन को मिला करके सूर्य के प्रकाश में जब गर्म करेंगे तो हमारा ये जो बनेगा क्लोरोमेथेन। ये सूत्र किसका, CH3Cl, यह क्लोरोमेथेन का सूत्र है, और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि मेथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो मेथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोमेथेन बनता है। अब अगला क्वेश्चन इसका जानेंगे दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है,
दूसरा है एथेनॉल को, याद रखेंगे, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एथेनॉल के शांत सल्फ्यूरिक को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। तो एथेनॉल को जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ लिखेंगे एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर एथिलीन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या क्या बनता है, एथिलीन बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो यह सूत्र जो है C2H5OH जो है यह किसका सूत्र है, तो एथेनॉल का सूत्र है, और यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और यह जो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म कर रहे हैं तो यह जो सूत्र बना CH3 CH डबल बॉन्ड आपका CH2 जो दिया है यह किसका सूत्र है, तो एथिलीन है, उसके साथ जल भी प्राप्त होगा और उसके साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि एथेनॉल जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एथिलीन बनता है, जल बनता है और उसके बाद से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 7 का क। आपका 7 का क क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान उत्तर है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण देना है, तो यहाँ पे जब देखेंगे उदाहरण में यह जिंक ऑक्साइड है। अब जब जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो जिंक बनता है और यहाँ जल बनता है। अब यहाँ पे जो H2 है, H2 में क्या आ गया, आपको ऑक्सीजन जुट गया। तो जब ऑक्सीजन का जब योग होता है, माने ऑक्सीजन जब जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और जहाँ ऑक्सीकरण त्याग करता है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन ZNO है, अब सिर्फ बचा कौन, ZN बचा। तो यहाँ जो ऑक्सीजन त्याग कर दिया मतलब इसका निष्कासन हो गया। तो जहाँ ऑक्सीजन का त्याग होता है वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। और जहाँ ऑक्सीजन का योग होगा, इनमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो H2 में O जुटा, इसलिए यह क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ ZN में जो हमारा ZNO में आपका ऑक्सीजन इसमें से आपका बाहर निकल गया है, तो यह कौन सा हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें आपका ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत IMP क्वेश्चन है, यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है इसकी विधि बताना है और एक रासायनिक अभिक्रिया भी बताना है जो जल के साथ आपका क्रिया करता है। तो इसकी विधि होगा, अब लिखेंगे जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जो जिप्सम को 120 से लेकर के 130 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और ये जो सूत्र है CaSO4 × 2H2O जो है यह जिप्सम का सूत्र है। और जब जिप्सम जब आपको गर्म करेंगे कितने डिग्री पर, तो 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब यह जो है रासायनिक समीकरण जल के साथ क्रिया बताना है, तो अब रासायनिक समीकरण जल के साथ क्रिया लिखेंगे, या जल के साथ अभिक्रिया करके, माने यह जो है कौन, यह का मतलब कौन होगा, तो यह का मतलब याद रखेंगे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखेंगे यह का मतलब कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ क्रिया करता है तो जिप्सम बनता है। बस यहाँ उल्टा रिएक्शन को लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये जिप्सम है और जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। बस थोड़ा सा रिएक्शन
जो है उल्टा है। बस यहाँ पे क्या था, जिप्सम को गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, और यहाँ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया किए तो क्या बना, जिप्सम बना। तो समझ में रिएक्शन आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, पीएच मूल्य क्या, पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। तो किसी विलयन का पीएच मूल्य विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इसका उत्तर अगर याद करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, इसी में इसका उत्तर छिपा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो यह हाइड्रोजन आयन सांद्रण ऋणात्मक, ये ऋणात्मक के लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार क्या हो, 10 हो। लघुगणक का आधार क्या हो, 10 हो। तो समझ में आ गया होगा कि किसी विलयन का पीएच मूल्य विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार क्या हो, 10 हो। तो समझ में आया होगा कि यह पीएच मूल्य क्या है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इसका पीएच का आपको दैनिक जीवन में महत्व क्या है, तो इसका महत्व जानेंगे। अब लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है निम्न है। पहला जो है पाचन तंत्र में, किसमें, पाचन तंत्र में इसका महत्व है। दूसरा जो है दंत क्षय रोकने में इसका महत्व है, और तीसरा जो है पौधे के वृद्धि में इसका महत्व है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका पीएच का महत्व कहाँ कहाँ होता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अब आ गया, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में एथनोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथिल एल्कोहल को ऑक्सीकरण से एथनोइक अम्ल को बनाना है, तो लिखेंगे आपका यहाँ पर एथिल एल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एथनोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एथनोइक अम्ल बनता है। किसको गर्म करेंगे, तो एथिल एल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो यह C2H5OH जो है ये किसका सूत्र है, एथिल एल्कोहल है, और KMnO4 जो है पोटेशियम आपका परमैंगनेट है, और यहाँ ऑक्सीकरण आपका क्रिया हो रहा है तो क्या बना है, एथनोइक अम्ल। एथनोइक अम्ल का दूसरा नाम होता है एसिटिक अम्ल। CH3COOH प्लस आपका इसके साथ जल बना है। यहाँ कार्बन कितना है, तो 2 कार्बन है, तो यहाँ कार्बन आपको कितना, 1 कार्बन 1 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 5 और 1 मिलकर 6 है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका 3 और 1 4 और 4 2 6 है। यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन आपका कितना, आपका 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है आपका 2 और 1 मिलकर के 3, आपका 3 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन यह और 2 ऑक्सीजन इसका है, ध्यान दीजिएगा, 2 ऑक्सीजन यह, तो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यह और 2 ऑक्सीजन यह मिलेगा, तो आपको 3 ऑक्सीजन है। तो दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 8 का ख, क्या होता है जबकि एथनोइक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। अब क्या होता है जब एथनोइक अम्ल जो है पहले एथनॉल से क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा। अब इस तीनों से जब क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, तो पहले लिखेंगे एथनॉल से क्रिया। अब एथनॉल से जब क्रिया करता है तो एथनॉल से कौन क्रिया करेगा, एथनोइक अम्ल क्रिया करेगा। तो लिखेंगे एथनोइक अम्ल एथनॉल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। यह सूत्र किसका है, तो CH3COOH यह आपका है, या आपका एथनोइक अम्ल भी कह सकते हैं और एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं। और ये एथनॉल है, एथनॉल के साथ जब गर्म किए हैं तो क्या बना है, एस्टर बना है, और उसके साथ क्या बना है, जल बना है। तो रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। आप इसे रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये दूसरा जो है सोडियम से क्रिया। अब सोडियम से क्रिया कैसे होगा, तो लिखेंगे आपका एथनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, सोडियम से क्रिया करके आपका सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन बनता है। तो जो एथनोइक अम्ल जो है सोडियम से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, हाइड्रोजन बनता है। यह किसका सूत्र है, CH3COOH, ये किसका सूत्र हो जाएगा, तो यह एथनोइक अम्ल है, और सोडियम मतलब Na के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा रिएक्शन को। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अंत में एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अगला जो हमारा है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कैसे होगा? अब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो लिखेंगे आपका एथनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, याद करेंगे एथनोइक अम्ल जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। क्या क्या बनाता है? एथनोइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। अब यह जो सूत्र देख रहे हैं CH3COO, यह जो ये किसका सूत्र है? तो एथनोइक अम्ल है। और यह जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना है? सोडियम एसीटेट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और क्या बना है? जल बना है। तो समझ में आ गया होगा रिएक्शन कि यह जो हमारा है एथनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और इसका नाम सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है। अब अगला है इसका लास्ट क्वेश्चन है। अभी अब पेपर का जो रसायन विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताइए। अब दोनों में अंतर बताना है, एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या अंतर है। तो एक और आप कॉलम बना लेंगे एल्कोहल और एक और बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एल्कोहल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह लिटमस पत्र को रंग परिवर्तित नहीं करता है। जो एल्कोहल होते हैं लिटमस पत्र को रंग को क्या करते हैं? परिवर्तित नहीं करते हैं। परिवर्तित का मतलब इसके रंग को बदलते नहीं हैं। और यह जो होता है कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है यह लिटमस पत्र के रंग को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देता है। कितना आसान अंतर है। यह जो है लिटमस पत्र को आपको लिटमस पेपर अगर लाल है तो लाल ही रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा, लेकिन इसमें जो है रंग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। दूसरा इसमें होगा, इसमें जो है NaSCO3 मिलाने पर कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है। इसको मिलाएंगे जब एल्कोहल के साथ मिलाएंगे NaHCO3 को जब मिलाया जाता है तो उसमें कोई भी गैस नहीं मिलती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर NaSCO3 को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो समझ में आ गया होगा कि ये अंतर कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा कौन है? आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, ग्लूकोज और पाइरूवेट। तो इसमें याद रखेंगे जो कोशिकीय आपका प्रक्रमों में ऊर्जा का जो आपका मुद्रा है वह उसका उत्तर होगा आपका ATP। क्या होगा? ATP। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जो पौधे में जो जाइलम का कार्य होता है, पहला उत्सर्जी वज्र पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्लों का संवहन। तो इसमें जो होगा आपका बी ऑप्शन जो है सही है। जल का क्या होता है? संवहन होता है। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल का संवहन होता है। तो समझ में आ रहा होगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी चल रहा है, उसके बाद से अतलघुत्री क्वेश्चन चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन नामक जो हार्मोन जो होता है स्रावित होता है, आपका स्रावित होता है किसमें? अमाशय से, यकृत से, वृक्कों से, अग्नाशय से। तो याद रखेंगे इंसुलिन नामक जो हार्मोन जो स्रावित होता है यह अग्नाशय से होता है। क्या होता है? अग्नाशय से आपका स्रावित होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? इसमें से बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपको बताना है कि आपका कौन आपका गोल जो है आपका बीजों को प्रकट करता है। आपका क्या ऑप्शन है? आपका TT, फिर दूसरा आपका दिया T, आपका यहाँ देखिए दोनों आपका स्मॉल T है और यहाँ एक कैपिटल T, एक छोटा आपका फिर स्मॉल T है। यहाँ पर स्मॉल है फिर कैपिटल है, आपका फिर यहाँ दोनों कैपिटल है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऐसे जो बीज हैं जो आपका गोल बीज का प्रकट करते हैं। तो गोल बीज का याद रखिएगा आपका दोनों जो होते हैं कैपिटल होते हैं, RR होते हैं। क्या होते हैं? RR होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, समजात एवं समरूपी अंगों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो एक समजात और समरूपी अंगों को एक एक उदाहरण देकर के समझाना है। तो समजात अंग किसे कहते हैं और समरूपी अंग किसे कहते हैं और एक एक उदाहरण भी देना है। समजात अंग, समजात अंग क्या होते हैं? लिखेंगे वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं। वे अंग जो होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं तथा कार्य में वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो उनकी जो संरचना है समान होती हैं लेकिन आपका कार्य जो होते हैं वह भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण जो है, पहला
पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद दोनों के जो संरचना होते हैं वह समान होते हैं। जैसे दूसरा जो है मनुष्य की बाजू तथा गाय का आपका अग्रपाद, ये दोनों की संरचना क्या है, समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है, अलग अलग है। मनुष्य का कार्य अलग है और गाय का कार्य जो है अलग है। मेढक के अग्रपाद तथा पंछी के पंख, तो मेढक का जो अग्रपाद होता है और पंछी के जो पंख होते हैं उनकी संरचना जो होती हैं समान होती हैं, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं समान नहीं है, क्योंकि मेढक का कार्य अलग है और पंछी का जो कार्य है अलग है। अब समरूप अंग किसे कहेंगे, अब समरूप अंग क्या है, अब समरूप अंग जो होगा कहेंगे आपका वे अंग जो समान कार्य करते हैं। अब देखिए, अब इसके ऊपर क्या पढ़े हैं, अब इस संरचना समान पढ़े हैं और इसमें जो है आपका समजात में संरचना समान है, कार्य आपका समान नहीं है। इसमें जो है समान कार्य है लेकिन आपका संरचना समान नहीं रहेगा। समरूप किसे कहेंगे, वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना जो हैं भिन्न हैं, उसे समरूप अंग कहलाते हैं। तो समरूप अंग कौन कहलाते हैं, समझ में आ गया, जिनके कार्य जो होते हैं समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना जो होते हैं समान नहीं होते हैं। जैसे पहला कीट के पंख तथा पंछी के पंख, जो कीट भी उड़ते हैं और पंछी भी क्या होते हैं, उड़ते हैं, दोनों का कार्य क्या है, समान है, लेकिन इनके क्या है, आपका कीट के पंख तथा पंछी के पंख आपस में क्या है, कार्य उनको तो समान मान लेंगे, लेकिन हमारा जो इनकी संरचना है वो अलग अलग, क्योंकि कीट छोटा होता है, मान लीजिए पंछी जो होगा बड़ा होगा। कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, तो दोनों का कार्य क्या है, कीट भी उड़ते हैं और चमगादड़ भी क्या होते हैं, उड़ते हैं, तो वो दोनों के कार्य क्या है, समान है, लेकिन उनकी संरचना जो है समान नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि समजात अंग और समरूप अंग के उदाहरण। 10 का ख क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। तो मेंडल का प्रयोग द्वारा आपको बताना है कि प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। तो आप प्रभावी लक्षण जानेंगे, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में, जब विपरीत लक्षण, उनका जो लक्षण है वो विपरीत है, विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्या किया जाए, संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब अप्रभावी लक्षण क्या है, तो उपर्युक्त, जो ऊपर की जो परिभाषा है उसको लेकर के चलेंगे। अप्रभावी लक्षण उपर्युक्त पौधों के संकरण में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या, उपर्युक्त पौधों के संकरण में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं या कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि स्वपरागण और परपरागण में विभेद कीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा था, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए, तो विभेद कीजिए या अंतर कीजिए, दोनों का बात एक ही है। अब स्वपरागण ए को लिख देंगे और परपरागण जो है ए को लिख देंगे। उसके बाद से लिखेंगे स्वपरागण में क्या लिखेंगे, इसमें पौधे की जीन संरचना समान होती है। स्वपरागण में क्या लिखेंगे, इसमें पौधों की जीन की जो संरचना होती हैं क्या होती हैं, समान होती हैं। और इसमें पौधों की जीन की संरचना जो होती हैं समान नहीं होती हैं। इसमें संरचना समान होती हैं और इसमें संरचना समान नहीं होती हैं। दूसरा लिखेंगे, इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इसमें जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और इसमें जो पुष्प होते हैं एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। इसमें दोनों में से हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं और दो लिंगी भी हो सकते हैं। तीसरा होगा, इसमें पुष्प के पराग कोष तथा वर्तिकार्ग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। इसमें जो होते हैं पुष्प के पराग जो कोष होते हैं तथा वर्तिकार्ग एक ही समय पे परिपक्व होते हैं। और इसमें जो होते हैं, इसमें जो पराग कोष तथा वर्तिकार्ग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। इसे आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी माना जाता है, क्योंकि यह
प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि स्वपरागर और परपरागर में क्या अंतर है। इस अंतर को अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है पोषण क्या है। पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो पोषण की पहले परिभाषा लिखना है, उसके स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखना है और ये कितने प्रकार के होते हैं प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो पोषण किसे कहते हैं अब इसके बारे में समझेंगे। भोजन का शरीर, अब देखिए पोषण की जब परिभाषा बोलेंगे तो भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना तथा वृद्धि, विकास एवं रख रखाव में उपयोग करना पोषण कहलाता है। भोजन को शरीर के द्वारा जब क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके शरीर वृद्धि होता है, विकास एवं रख रखाव में क्या करता है, उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण की दो परिभाषा है, जो आपको आसान लगे उस परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो परिभाषा है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन होना ही पोषण कहलाता है। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को रासायनिक क्रिया द्वारा उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटन करना, जटिल से सरल कार्बनिक यौगिक पदार्थों में जो अपघटन होता है उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी रखें। पोषण के प्रकार जो हैं, पोषण मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। याद रखिए पोषण को जो है मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। पहला जो है स्वपोषी पोषण और दूसरा जो है विषम पोषी पोषण, और तीसरा भी याद रखेंगे प्राणी संभोज अथवा पूर्ण जातविक पोषण भी होता है। तो मुख्य जिसमें दो आपका आईएमपी माना जाता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण क्या है? अब स्वपोषी पोषण के बारे में जानेंगे कि वे पोषण जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो वह पोषण जिसमें कौन पौधे होते हैं, हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। आया इसका दूसरा परिभाषा लिखना चाहेंगे तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी में क्या कहेंगे, स्वयं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पादप होते हैं, हरे पादप जो होते हैं अपना भोजन जो होते हैं स्वयं बनाते हैं, वो दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, उसी को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अगला जो हम जानेंगे विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का मतलब क्या है, वे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अभी स्वपोषी में क्या बताया गया, वे पोषण जो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो विषम पोषी में होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो जीवों पर आपको निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखेंगे वे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी जीव कहलाते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी जंतु जो होते हैं दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैसे कवक होता है और फफूंद होता है, यह जो है विषम पोषी पोषण होते हैं क्योंकि यह दूसरे के जीवों पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। तो समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी पोषण क्या है और विषम पोषी पोषण क्या है, और उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। अभी 11 का जो क का 8वां क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत आईएमपी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर क्या है। अब श्वसन और एक श्वासोच्छ्वास का कॉलम बना लेंगे और एक और श्वसन लिखेंगे और एक और आपका श्वासोच्छ्वास लिखेंगे। श्वसन में यह क्रिया कोशिका के भीतर होती है। श्वसन में क्या लिखेंगे, यह क्रिया कोशिका के भीतर होती है, और यह लिखेंगे यह क्रिया आपका कोशिका के बाहर होती हैं। यह आपका भीतर होती हैं और यह जो क्रिया होती हैं वह बाहर होती हैं।
इसमें लिखेंगे इसमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। याद रखिए, इसमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। तो दो अंतर तो समझ में आ गया होगा। अब तीसरा अंतर जानेंगे। अब इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में क्या होती हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती हैं। अब ये श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और श्वास में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती हैं। चौथा हो जाएगा यह जैव रासायनिक क्रिया है। कौन सी लिखेंगे, यह जैव रासायनिक क्रिया है। यह लिखेंगे यह केवल भौतिक क्रिया है। क्या लिखेंगे, यह केवल भौतिक क्रिया है। इसमें लिखेंगे इसमें मुख्य श्वसनांग माइटोकांड्रिया होती है, इसमें मुख्य जो श्वसनांग जो होते हैं माइटोकांड्रिया होती हैं, और इसमें मुख्य श्वसन अंग जो होते हैं वो फेफड़े होते हैं। तो ये श्वसन और ये श्वास में अंतर क्या था, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। 11 का ख क्वेश्चन, ऑक्सीन क्या है, प्रकाश अनुवर्तन में ऑक्सीन का कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ऑक्सीन क्या है और प्रकाश के अनुवर्तन में आपको ऑक्सीन का कार्य भी बताना है। तो सबसे पहले ऑक्सीन जानेंगे। ऑक्सीन क्या है, इनका संश्लेषण शीर्ष आपका कलिकाओं, तरुण पत्तियों, तने के शीर्ष आदि पर होता है। जो ऑक्सीन होता है उसका संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो शीर्ष जो कलिकाओं होते हैं, तरुण पत्तियों, तने के शीर्ष आदि पर होता है। यह पादप हार्मोन है। क्या होता है, यह पादप हार्मोन है। यह आपका फर्स्ट ए, फर्स्ट BA, 2,4-D, NAA आदि संश्लेषित रसायन हैं जो ऑक्सीन की भांति कार्य करते हैं। जो आपको किसकी भांति कार्य करते हैं, ऑक्सीन की भांति कार्य करते हैं। एक तरफा प्रकाश के कारण, जो एक ही तरफ का प्रकाश के कारण ऑक्सीन का असमान वितरण होने के कारण तरुण तना प्रकाश की ओर क्या होते हैं, मुड़ जाता है। जब आपको तना के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो असमान वितरण होने के कारण तरुण जो तना होते हैं प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ऑक्सीन की सांद्रता अधिक होने के कारण छायादार सतह पर अधिक वृद्धि होती है। जो ऑक्सीन की जब सांद्रता अधिक होने के कारण क्या होता है, छायादार सतह पर अधिक वृद्धि होती है। इसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ऑक्सीन क्या है और उसका ऑक्सीन का कार्य क्या है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ आप लिखेंगे मनुष्य में लिंग गुणसूत्र। अब याद रखेंगे आपका मैककलंग के अनुसार जो है लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पे निर्धारण करता है। किस पे निर्धारण करता है, तो लिंग का निर्धारण जो होता है गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने सबसे पहले जो है आपका मनुष्य के लिंग गुणसूत्र किसने आपको निर्धारण किए थे, तो मैकलंग ने आपको लिंग निर्धारण गुणसूत्र सिद्धांत क्या किए थे, प्रस्तुत किया था। स्त्री में याद रखेंगे, स्त्री में 2 समान लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री के अंदर जो होते हैं तो इनका लिंग गुणसूत्र जो होता है दोनों आपका यक्ष मतलब दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि पुरुष में समान नहीं होते हैं। पुरुष में यक्ष तथा क्या होते हैं, वाई लिंग जो है आपका गुणसूत्र होते हैं। और जो स्त्री के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं याद रखिएगा समान यक्ष होता है, और पुरुष में जो आपका गुणसूत्र होता है यक्ष वाई होता है। संरचना तथा व्यवहार में यक्ष तथा वाई गुणसूत्र ऑटोसोम्स से अलग होते हैं। किससे होते हैं, ऑटोसोम्स से अलग होते हैं। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो याद रखिए संरचना तथा व्यवहार में जो होते हैं यक्ष तथा वाई गुणसूत्र ऑटोसोम्स से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि लिंग गुणसूत्र क्या है। अब अगला प्रश्न जानेंगे, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित व्यवस्थात्मक काट दृश्य बनाइए और यह स्पष्ट कीजिए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजनित रुधिर तथा विऑक्सीजनित रुधिर बह रहता है। तो आपको सबसे पहले हृदय का स्वच्छ नामांकित व्यवस्थात्मक आपका काट चित्र बनाना है। तो इसको अब हृदय का चित्र के बारे में समझेंगे। तो मनुष्य का जो है
हृदय, यह मनुष्य का जो हृदय का काट है, इस काट को आप लोग अच्छे से जो है अपने कॉपी में खींच लेंगे। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उस भाग को भी लिखना है नाम। महाधमनी ये चाप है, यह आपका बाईं फुफ्फुसी आपकी धमनी है, आपका यहाँ धमनियाँ हैं, दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, दाएं आपका यहाँ दायां आपका नीलय है, आपका वट है, बायां नीलय है। इसे अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिए। इसे 60 स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में बनाइए, सीखिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब मानव का हृदय का जो स्वच्छ नामांकित चित्र भी बनाना था और उसके बारे में भी आपको बताना है। अब हृदय क्या है, हृदय का आकार कैसा है, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। मनुष्य का हृदय जो होता है मुट्ठी आकार का, ऐसे मनुष्य का हृदय जो होगा मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है जो फेफड़े के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित होता है। मनुष्य का हृदय किस आकार का है, मुट्ठी आकार का और शंक्वाकार पेशी अंग है और फेफड़े के मध्य में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। मनुष्य का हृदय लगभग 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा, 6 सेमी मोटा होता है। मनुष्य का हृदय लगभग कितना, 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा, 6 सेमी आपका क्या होता है, मोटा होता है। हृदय का औसत भार लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय के चारों ओर एक आपका झिल्ली पाई जाती है जिसे हृदयावड़िक झिल्ली कहते हैं। यह हृदयावड़क नामक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। जो हृदय होता है यह हृदयावड़क नामक झिल्ली में क्या होता है, सुरक्षित होता है। इस थैली में आपका पेरिकार्डस द्रव भरा रहता है जो बाहरी आघातों से हृदय को क्या करता है, रक्षा करता है। अब याद रखेंगे हृदय में, मनुष्य के हृदय में जो होती हैं हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं जो सदैव बिना रुके बिना थके एक निश्चित लय के साथ सिकुड़ती हैं तथा फैलती रहती हैं। हृदय में 4 कक्षक आपको होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हृदय की रचना क्या है, हृदय के आपका भार क्या है। अब अगला प्रश्न जानेंगे। किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे टिप्पणी लिखना है जैव मात्रा पर। तो जैव मात्रा क्या है, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक घटक के भार को जैव मात्रा कहते हैं। किसी भी स्थान पे पाए जाने वाले जैविक घटक के भार को क्या कहेंगे, जैव मात्रा कहते हैं। अब अगला जो है जल प्रदूषण। स्वच्छ जल में खनिज, लवण आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जो स्वच्छ जल में आपको खनिज, लवण आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जल संरचना में अवांछनिक आपका परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण को अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन जो है IMP है। अब अगला लास्ट इसका क्वेश्चन आप हो जाएगा जैव विविधता एवं विशिष्ट स्थल हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी रखेंगे। लिखेंगे इसका उत्तर होगा जिन क्षेत्रों या प्रदेशों में जीव जातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में प्रदेश में जीव जातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं उन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन कहते हैं। मायर के अनुसार, मायर एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जीवों को यथास्थान संरक्षण प्रदान करने के लिए इन मेगा आपको डाइवर्सिटी क्षेत्र को संरक्षण प्रदान की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ अनेक विनाश की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। क्योंकि यहाँ अनेक विनाश की संभावनाएं भी क्या होती हैं, अधिक होती रहती हैं। यहीं तक आपको लिखना है कि इनकी जो विनाश की संभावनाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता या विशिष्ट स्थल क्या हैं और जैव विविधता जो आपका स्थल कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए पश्चिमी घाट होते हैं और आपका श्रीलंका होता है, इंडो बर्मा एवं हिमालय होता है आपका जैव विविधता का विशिष्ट स्थल। तो समझ में आ गया होगा। अब ये 7 सेट पेपर आपको समाप्त हो गया। आप 7 सेट पेपर आप प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है आप लोग देख लीजिए। अब कल से जो है आपके मोस्ट IMP प्रश्नों को बारे में बताया जाएगा, इसलिए उस मोस्ट IMP क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।